हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो साथियों हमारे डिस्कशन का टॉपिक है स्टील। तो साथियों आज हम स्टील के बारे में समझेंगे और हम ये जानेंगे कि स्टील क्या चीज़ है और कितना ये इम्पोर्टेंट है ह्यूमन की लाइफ में। हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से स्टील ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें किस तरह से इसने हमारी हेल्प की है। देखिए स्टील क्या है। स्टील एक अलॉय है जिसमें आयरन और कार्बन की परसेंटेज होती है, और जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो अप टू 2% या 2% से कम कार्बन होता है, और 1% मैंगनीज होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कार्बन और मैंगनीज के अलावा स्मॉल अमाउंट्स में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन और अदर अलॉयज जिसमें क्रोमियम है, निकल है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ऐसे अदर अलॉयज भी हो सकते हैं। जब सारे अलॉयज मिलते हैं और जब ये आयरन और कार्बन के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली स्टील कहते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट तरह के साइजेस में, शेप में साथ में स्टील अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मैंने इस फोटो से जस्ट आपको दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट में आपको क्या मिलेगा। आपको बार्स भी मिलती है स्टील के फॉर्म में, आपको स्ट्रक्चरल शेप भी मिलती है, या आपको फिर होलो बार्स भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है स्टील्स की। स्टील का जो मास प्रोडक्शन होता है वो किसने शुरू किया, या कौन इसका जनक होगा, या कौन इसका फादर माना जाएगा। एक ब्रिटिश इन्वेंटर थे जिनका नाम हेनरी बेसेमर था। उन्होंने 1850 के मिड में सबसे पहले इस मास प्रोडक्शन टेक्निक का इन्वेंशन किया था। स्टील को मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकते थे इंडस्ट्री के अंदर। और उन्हीं के नाम पे ये जो प्रोसेस है इसे बेसिमर प्रोसेस भी कहा जाता है। और बेसिक प्रोसेस में बेसिकली इस तरह की फर्नेस का यूज होता था, जहाँ पे क्या होता था कि ब्लोइंग एयर की हेल्प से जो पिग आयरन्स होते थे उससे ऑक्सीडाइज किया जाता था और इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता था। आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। स्टील इज स्टील प्रोड्यूस्ड यूजिंग बेस्ड ऑन द बेसिमर प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग एयर थ्रू मोल्टन पिग आयरन टू ऑक्सीडाइज द मटेरियल एंड सेपरेट इम्प्योरिटीज। तो इस तरह से प्रोसेस होता था। और कुछ जो बेसिमर जो फर्नेस थी वो देखने में कुछ इस तरह से दिखती थी। ये मैंने इसका फ्रंट व्यू लगाया हुआ है, और ये साइड व्यू जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इन बेसिमर फर्नेस की हेल्प से स्टील को प्रोड्यूस किया जाता था। आज भी साथियों इस टेक्निक का यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नई टेक्निक्स भी आ गई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये तो समझ लिया कि स्टील का जो मास प्रोडक्शन था वो बेसवर प्रोसेस से होना शुरू हो गया था 1850 के आसपास। लेकिन हम बात ये आती है कि स्टील आखिर बनाया कैसे जाता है। देखिए स्टील को बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला इस तरीका है जिसमें स्टील को ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस यानी कि BF-BOF रूट के माध्यम से बनाया जाता है। और जो दूसरा तरीका है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज किया जाता है। आपको अगर हम प्रोडक्शन वाइज बात करते हैं साथियों, तो इसमें होता क्या है कि 60% तक जो प्रोडक्शन होता है, जो प्योर हम कहते हैं अगर पिग आयरन से जो प्रोडक्शन होता है स्टील का, वो अभी भी ब्लास्ट फर्नेस से ही होता है 60%। और अगर हम बात करते हैं रिसाइकिल की, यानी कि आपका जो स्टील होता है जो रिसाइकिल बार बार यूज करके स्टील बनाया जाता है रिसाइकलिंग करके, तो वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बनाया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों मेथड है जो बड़े पॉपुलर हैं। इसके अलावा कुछ अदर मेथड भी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन DRI और हॉट मेटल कहते हैं, जो कि EAF रूट जो है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट में यूज होता है। साथियों जैसे मैंने बताया कि 70% ऑफ द स्टील, 60 to 70% जो स्टील है अभी भी वो आपके ब्लास्ट फर्नेस रूट से ही बनाई जाती है। और इसमें जो आपका प्योर पिग आयरन जो होता है आपका उसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बताया तो ऑलमोस्ट जो 30% जो स्टील है जो रीप्रोसेस करके दोबारा बनाई जाती है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि 30% जो स्टील है वो आपके EF रूट से बनती है। और इसके अलावा साथियों एक और तरीका होता है जिसे हम ओपन हर्थ फर्नेस या OHF कहते हैं। लेकिन ये तरीका काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग तरीका है, यानी कि काफी ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है, काफी ज्यादा ये एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए इस तरीके का यूज नहीं किया जाता, ओपन हर्थ फर्नेस का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत यानी कि 0.4% अगर हम बात करते हैं ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन का, तो वो अभी भी OHF तरीके से या ओपन हर्थ फर्नेस के तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, स्टील की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि स्टील को काफी सालों तक उसे रिसाइकिल करके आप यूज कर सकते हैं। और रिसाइकिल करने से होता क्या है कि रिसाइकिल करने से इसकी प्रॉपर्टी पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। जो मैंने आपको बताया कि 30% जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो स्टील बनाई जाती है उसमें रिसाइकिल स्टील का यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसाइकिल स्टील को यूज किया जाए, और उससे जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का तरीका है उसमें इस स्टील का यूज किया जाए।
इसीलिए जितना भी स्टील्स होता है आपको पता चलता होगा कि जो भी स्टील्स है, यानी कि आप अगर पूरे वर्ल्ड में देखें जितना भी स्टील्स निकलता है वो काफी हद तक 30% ऑलमोस्ट हर ईयर उसका रिसाइकलिंग होती है। और उसकी रिसाइकलिंग कहाँ होती है? उसकी रिसाइकलिंग जो होती है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में उसकी रिसाइकलिंग होती है। साथियों, मैंने ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आयरन ओर है, आयरन ओर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से आपका प्योर आयरन निकलता है जिसे हम पिग आयरन के फॉर्म में कहते हैं। ये पिग आयरन आपका कहाँ होता है? ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, जो कि 70% स्टील प्रोडक्शन में यूज की जाती है। और लाइमस्टोन है, आयरन और दोनों का यहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ से जब ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन कास्टिंग होगी और पिग आयरन कास्टिंग से फिर इससे क्या होगा, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस यहाँ से इस प्रोसेस तक मूव करेगी। साथ ही उसके पैरेलल में जो मैंने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का तरीका बताया है, जिसमें 30% स्टील प्रोडक्शन अभी भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के तरीके से होता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे रिसाइकल्ड स्टील आप देखिए। इसका मतलब ये है कि रिसाइकल्ड स्टील जो होती है, काफी सारी जो स्टील्स होती है जो रिसाइकलिंग फॉर्म में या जो स्क्रैप फॉर्म में होती है, जिसकी आवश्यकता होती है कि हम उसे यूज किया जाए, वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी यूज होगी। और कुछ उसका जो परसेंटेज होगा वो ब्लास्ट फर्नेस में भी वो यूज होगी। फाइनली क्या होता है? फाइनली आपको यहाँ पे फाइनल स्टील मिलता है। और इस स्टील की हेल्प से आगे आप क्या करते हैं? कंटिन्यूअस कास्टिंग है या थिन स्लैब्स हैं या ब्लेड्स आदि आप बना सकते हैं। आगे भी इसी तरह की फोटोग्राफ है, थोड़ा आपको और बेटर वे में समझाने के लिए। देखिए, पीछे हमने देखा था आयरन ओर था। आयरन ओर की हेल्प से ब्लास्ट फर्नेस में आपके आयरन ओर मेल्ट हुआ, उसके बाद कन्वर्टर में गया और उसका लेडल में गया। सेम वे में आपका क्या होता है? जो स्क्रैप है, यानी कि जो रिसाइकलिंग स्टील है, रिसाइकलिंग स्टील आपका क्या होगा? वो आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जाएगा। और पिग आयरन भी यहाँ से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम यूज कर सकते हैं। लेडल फर्नेस है इसके बाद, और इसके बाद लेडल है। दोनों ही तरीकों से, यानी कि हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस से या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, अल्टीमेटली हमें लेडल तक जाना पड़ेगा। और लेडल में क्या होता है? आपका मेल्टेड आपको यहाँ पे स्टील मिलता है, जिसे फिर आप आगे कंटिन्यूअस कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूअस कास्टिंग का यहाँ पे फ्लो दिखाया गया है। यहाँ पे क्या होता है? फाइनली आपके ब्लेड्स बनते हैं और ब्लेड्स को आगे रीटिंग फर्नेस में हम जाते हैं। रीटिंग फर्नेस के आगे जाने के बाद आप रोलिंग मिल में आप इसको क्या कर सकते हैं? इनके रोलिंग मिल में आप इसको स्ट्रक्चर प्रोफाइल बना सकते हैं, बार्स की प्रोफाइल बना सकते हैं। और इस तरह की जो ऐसी प्रोफाइल्स हैं वो आप यहाँ से स्ट्रक्चर प्रोफाइल्स यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील को हम आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। आगे जब हम प्रोसेस करते हैं तो देखिए आप, जो स्टील हमें मिलती है वो वायर फॉर्म में भी मिलती है। यहाँ पे हम उसे वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे ड्रॉन करने के बाद हम उससे डिफरेंट स्प्रिंग्स होती हैं या फिर आपकी जो स्टील्स आपको वायर फॉर्म में मिलती हैं, तो वो सारी स्टील्स हमें यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। आगे नेल मशीन्स में भी इसका यूज होता है, इस स्टील को नेल मशीन्स में। और आगे जो वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर गैल्वनाइजिंग यूनिट्स हैं, तो वहाँ सारे प्रोसेस में इस तरह की जो आपको ड्रॉन आपको वायर मिलेगी स्टील की, वो इन सारे प्रोसेस में, यानी कि नेल मशीन्स में, वेल्डिंग प्रोसेस में और गैल्वनाइजिंग यूनिट्स में, वहाँ पे इनका यूज होता है। एक और पिक्चर है जिसमें आप और बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का एग्जांपल दिया। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर है, आयरन ओर से क्या होते हैं? सिंटर्स और पैलेट्स होते हैं, वो आपके ब्लास्ट फर्नेस में जाएंगे। कोक है, उसके बाद स्क्रैप भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे लेडल है। सिमिलर वे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रोसेस है। यहाँ पे फिर हम लेडल पे गए और यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस की हेल्प से आपको यहाँ पे क्या मिले? तीन शेप आपको मिलते हैं। यहाँ पे बिलेट मिलता है, ब्लूम मिलता है और स्लैब मिलता है। स्लैब से बेसिकली क्या होता है? आगे प्रोसेस करके हमें प्लेट्स मिलती हैं और आगे हमें क्या मिलता है? कोल्ड रोड शीट्स मिलती हैं। कोल्ड रोड शीट्स का यूज आप ऑटोमोबाइल्स में जो शीट्स यूज होती हैं, गाड़ियों की जो शीट्स होती हैं, वो कोल्ड रोड शीट्स होती हैं जो कि स्ट्रिप फॉर्म में होती हैं। और प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स का काफी ज्यादा यूज आपके शिप में इस स्टील का यूज होता है। हम बिलेट्स की बात करते हैं तो बिलेट्स को बेसिकली आप रॉड्स के फॉर्म में या फिर हॉट रोड बार्स के फॉर्म में या ट्यूब राउंड्स के फॉर्म में इस तरह की शेप्स हमें यहाँ से मिलती हैं। ब्लूम्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल शेप्स मिलती हैं, रेल्स मिलती हैं। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन सारे प्रोसेस से हमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल, अलग अलग तरह के यूजेस के हिसाब से हमें स्टील हम यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही अब क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के स्टील का ग्रेड है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आज के टाइम में मोर देन 3500 डिफरेंट तरह के ग्रेड स्टील के अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। साथियों, एक इंटरेस्टिंग
थिंग ये भी है कि 75% ऑफ जो ग्रेड्स हैं वो भी लास्ट 20 ईयर में डेवलप हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट 20 to 25 ईयर में काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, काफी ज्यादा ये इस तरह के स्किल्स को डेवलप किया गया है जो कि हमें यूजेस में हमारे ऑप्टिमम हम जिसे यूज कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70% ऑफ द जो ग्रेड्स हैं, मॉडर्न ग्रेड्स हैं, वो क्या है लास्ट 20 ईयर में डेवलप हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आज के टाइम में अगर एफिल टावर बनाया जाए तो हमारे जो इंजीनियर्स होंगे वो जितना उसमें स्टील लगा है एफिल टावर बनाने में, उसका केवल 1/3 स्टील से ही हम उतनी ही मजबूत इमारत एफिल टावर को बना सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक अच्छा और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साथियों, आज की जो स्टील्स है, आपने मॉडर्न कार्स देखी होंगी, जो नई कारें आती हैं, उसकी जो स्टील्स है यानी कि उसकी जो कोल्ड रोड स्टील्स होती है वो 35% लाइटर होती है, यानी कि हल्की होती हैं फास्ट की स्टील से। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जब हम बात करते हैं लाइटर गाड़ियां होती हैं, क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन के हिसाब से कुछ ओईएम से हम मारुति की बात करते हैं, उनका एक बिल्कुल मार्केट स्ट्रेटेजी है कि वो इंडियन मार्केट में बिल्कुल लाइट इस तरह की कार्स लॉन्च करना चाहते हैं जो आपको ऑप्टिमम फ्यूल एफिशिएंसी दें। तो वहां पे इस तरह की स्टील्स का, जो कि 35% लाइटर है आज के टाइम में, तो काफी ज्यादा यूज है और काफी ज्यादा रोल प्ले है इसका। साथियों, अब हम बात करते हैं स्टील कंपोजिशन के बारे में कि स्टेनलेस स्टील का केमिकल कंपोजिशन आखिर है क्या, क्या क्या स्टील्स में होता है। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि स्टील्स में बेसिकली क्या है, आयरन कार्बन होता है, मैग्नीज होता है, और उसके अलावा और सारे भी एलॉयज होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे वो एलॉयज क्या है। देखिए, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में आयरन और फेरस एक ही चीज है, हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कार्बन होता है, कार्बन के अलावा मैग्नीज है, सिलिकॉन, निकल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, फास्फोरस, सल्फर, कोबाल्ट, टिटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम। इसके अलावा और भी काफी सारे एलॉयज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे स्लाइड्स में बताया कि आज एज ऑन डेट हमारे पास 3,500 से ज्यादा ग्रेड्स अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें काफी ज्यादा एलॉय को ऑप्टिमम किया गया है, तो उसकी वजह से ये डिफरेंट तरह के ग्रेड्स हमें मिलते हैं। स्टील को जनरली हम दो या तीन कैटेगरी आप कह सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, अलॉय कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और कार्बन के परसेंटेज के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील्स होते हैं। स्टील के जो बेसिकली केमिकल कंपोजिशंस हैं या जो केमिकल्स हैं, उसे थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल लगाई है, जो कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ी भी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या किया है कि जो पीछे स्टील्स में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, तो ये लगभग एक ही सीरीज में आते हैं। मोलिब्डेनम है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी सीरीज में, जब ये सारे मेटल्स एक साथ आते हैं, तो इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम होती है या थोड़ा थोड़ा करके एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज होती है। इसके अलावा हम नॉन मैग्नेटिक मेटल की बात करते हैं तो कार्बन नॉन मेटल होता है, फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन है, ये भी आपके स्टील कंपोजिशन में यूज होता है। तो देखिए, यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के हिसाब से ये टेबल को डिवाइड किया गया है। तो जितने भी रेड्स कंपाउंड हैं ये सारे मेटल्स हैं, ब्लू कंपाउंड्स हैं नॉन मेटल्स हैं, और जो येलो कंपाउंड्स हैं मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का मतलब है कि इसमें कुछ हिस्सा मेटल का है और कुछ हिस्सा नॉन मेटल का है। तो जैसे हमने पीछे देखा कि क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये सारे जो अलाई होते हैं ये सब सारे मेटल्स में आते हैं। और कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और इसके अलावा सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो जो स्टील का कंपोजिशन है, स्टील की कंपोजिशन में आपको नॉन मेटल भी मिलता है, मेटलॉइड्स भी मिलते हैं और मेटल्स भी मिलते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही हमें स्टील की डिफरेंट ग्रेड्स हमें आज के टाइम पे मिलते हैं। साथियों, अब इसके अलावा हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है स्टील के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टेबल को लगाया है आपको समझाने के लिए। हम क्रोम की बात करते हैं तो क्रोम बेसिकली क्या करता है, क्रोम ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। और इसकी जो कॉमन परसेंटेज है स्टील में वो भी यहाँ पे दी गई है। जो क्रोम होता है वो 10.5% से लेकर लगभग 18% तक यूज होता है स्टेनलेस स्टील में। सिमिलर वे में मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज क्या करता है, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी कि ये स्टील की स्ट्रेंथ को
इंक्रीज करता है एंड असिस्ट विद डीऑक्सीडेशन, और डीऑक्सीडेशन में असिस्ट करता है यानी कि हेल्प करता है। मैग्नीज हैज अ माइल्डर इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दैट कार्बन। तो कार्बन के कंपैरिजन में जो मैग्नीज का इफेक्ट होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है। और इसकी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यूजली 0.3% से लेकर 1.5% तक कार्बन स्टील्स में इसका यूज किया जाता है। साथ ही मॉली की बात करते हैं, मॉलिब्डेनम की, तो ये हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है और इसके अलावा हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। यूजली हम स्टील में बात करते हैं तो ये लेस देन 1% ही इसका यूज होता है। निकिल की बात करते हैं तो निकिल स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को बढ़ाता है और इसके अलावा डक्टिलिटी और टफनेस को भी इंक्रीज करता है। और जनरली स्टील में 8 से 10% के बीच में इसका यूज होता है। फास्फोरस की बात करेंगे साथियों, फास्फोरस मशीनिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि अगर हमें मशीनिंग करना है स्टील को तो हमें फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा ये टफनेस को और डक्टिलिटी को रिड्यूस करता है। 1% तक हम इसका लो एलॉय हाई स्ट्रेंथ स्टील्स में यूज कर सकते हैं। साथियों सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो सिलिकॉन क्या करता है, स्टील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या करता है, ये जो होता है लगभग 0.1 से 1% के बीच में होता है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल स्टील की बात करें तो 6.5% तक वहाँ पे सिलिकॉन होता है। सल्फर होता है वो आपकी टफनेस को, डक्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, और ये जनरली ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में ही काउंट होता है। ये 0.05% तक है और कोशिश की जाती है कि ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथियों टिटेनियम की बात करते हैं, टिटेनियम हार्डनेस और टफनेस को इंक्रीज करता है। मोल्टन स्टील में यानी कि जो मेल्टेड स्टील होती है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जनरली 0.2% से लेकर 0.6% तक टिटेनियम यूज होता है। टंगस्टन की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देता है, 2% से लेकर 18% तक के बीच में इसका हाई स्पीड स्टील में इसका यूज होता है। साथ ही इसके अलावा वेनेडियम की बात कर लेते हैं। वेनेडियम हार्डनेबिलिटी एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और 0.05% से लेकर 0.25% तक इसका यूज होता है। तो साथियों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एलिमेंट्स का स्टील पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितने परसेंटेज जनरली यूज की जाती है। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो की बात करूँ तो इस पूरी वीडियो में ये जो स्लाइड है सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, और ये मैं बताती है कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स का कितने परसेंटेज का अगर हम यूज करें तो उसका स्टील पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या हमें किस स्टील की रिक्वायरमेंट है तो उसमें क्रोम होना चाहिए या मैग्नीज होना चाहिए, मॉली की रिक्वायरमेंट है, निकल की रिक्वायरमेंट है, या फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, सल्फर, टंगस्टन, या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें किस तरह के यूजेस के लिए हमें स्टील में किस तरह के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथियों इस स्लाइड से मैंने बेसिकली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको कार्बन के परसेंटेज में दिखाने की कोशिश की है। अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो कार्बन 2.3% तक का कार्बन है तो हम इसे माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील कहते हैं। 0.3 से लेकर 0.5 तक को मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं, और 0.5 से लेकर 1% तक को हाई कार्बन स्टील कहा जाता है। अगर 1% से ऊपर कार्बन है तो इसे अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील कहा जाता है, 1% से लेकर 2% तक। अब साथ ही बात आती है कि अगर कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाती है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टील की। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ ली गई है और यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को लिया गया है। हम पहला ग्राफ देखते हैं तो पिरामिडल हार्डनेस नंबर, यानी कि ये हार्डनेस तो दिखाता है बीएचएन में, वो नंबर 1 ग्राफ है। नंबर 2 की बात करते हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है, और नंबर 3 की बात करते हैं तो ये यील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। 0 से लेकर अगर हम कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं तो ये लाइन भी आपकी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि कार्बन की जैसे जैसे आप कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको हार्डनेस आपकी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपका जो स्टील होगा उसमें हार्डनेस उसकी बढ़ती जाएगी और उसका बीएचएन में उसका नंबर बढ़ता जाएगा। सिमिलर वे में क्या होगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की तो यील्ड स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों इन दो लाइनों पे, रेड कलर की लाइन पे इम्पैक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाती है तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता जाता है। कम होने का मतलब है कि आपका जो स्टील होगा वो ब्रिटल होता जाएगा। ब्रिटल का मतलब है कि उसका इम्पैक्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और अगर आप उसे सपोज ऊपर से गिरते हैं, 1 मीटर हाइट से गिरते हैं, तो जब वो नीचे गिरेगा तो चूर चूर होकर नीचे गिरेगा, तो उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है स्टील में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसकी कम हो रही है, दैट मीन्स इसकी जो ब्रिटलनेस है बढ़ रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन टेंसाइल स्ट्रेंथ से।
तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम ये कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और उसके अलावा इसकी हार्डनेस भी बढ़ती जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी एक टेबल है जो हमें ये बताती है कि किस तरह से कार्बन के साथ साथ जो स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें केवल ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से क्रोमियम और निकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टील में। तो स्टील में अगर हम ये बात करें कि कौन से दो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट हैं, तो साथियों वो है निकिल और क्रोम, और उनकी परसेंटेज कैसे इम्पैक्ट डालती है ये आप पहले इसे समझिए। देखिए सिंपल, अगर हम बेसिक फॉर्म की बात करते हैं स्टील की या कार्बन स्टील में, तो उसमें क्या होगा, 100 कार्बन होता है, और उसमें जब 13% आप क्रोमियम मिलाते हैं तो आपको माल्टन स्टिक आपको प्रॉपर्टी मिलती है। माल्टन स्टिक के बाद जब अगर आप इसमें क्रोमियम और ऐड करते हैं, यानी कि आपने क्या किया कि 13% से बढ़ाकर क्रोमियम को 18% कर दिया, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेरेटिक स्ट्रक्चर हो जाता है। फेरेटिक स्ट्रक्चर में अगर हम अगर निकल मिलाते हैं 18% क्रोमियम और इसमें 10% निकल मिलाते हैं, तो ये ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। और इसी ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर हम मॉली मिला देते हैं, तो मॉली मिलाने से क्या होता है, अगर 2% मॉली मिला देते हैं तो हमें ये ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर ही मिलता है। और इस ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर हम दोबारा से क्रोमियम को बढ़ा देते हैं तो डुप्लेक्स स्टील हमें मिलती है। तो इसलिए ट्री डायग्राम जो है आपको ये दिखाते हैं इस तरह से क्रोमियम, निकिल और मॉली, इनकी परसेंटेज के चेंज होने से ही आपके क्या डिफरेंट तरह की स्टील्स फॉर्म होती हैं, और ये किसके कॉरिजन रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन स्टील होती है, जो प्लेन स्टील होगी, उसकी जो कॉरिजन रेजिस्टेंस होगी वो बहुत कम होती है। लेकिन हम जब क्रोमियम मिलाते हैं तो कार्बन की उसकी रेजिस्टेंस थोड़ा बेटर होती है 13% पे। 18% क्रोमियम मिलाते हैं तो और ज़्यादा बेटर होती है। निकिल मिलाते हैं तो और अच्छी हो जाती है। मॉली मिला देते हैं 2% तो और अच्छी हो जाती है। और इसके बाद अगर क्रोमियम की फाइनल परसेंटेज हम 22% तक कर देते हैं और डुप्लेक्स स्टील बना देते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉरिजन जो रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेट मिलेगी। अल्टीमेट का मतलब यहाँ पे साथियों ये है कि जो डुप्लेक्स स्टील होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो जो आयरन ऑक्सीडेशन होता है, आयरन ऑक्साइड जो बनता है, यानी कि जो कॉरिजन बनता है, जो रस्ट बनती है, वो बहुत कम बनती है। इसलिए इसकी जो लाइफ होती है डुप्लेक्स स्टील की, सबसे ज्यादा इसकी लाइफ होती है। यहाँ पे क्रोमियम और निकिल की परसेंटेज को लेके कुछ ग्राफ ड्रॉ किए। जब हम क्रोमियम की परसेंटेज बढ़ाते हैं लेकिन निकिल की परसेंटेज को कम रखते हैं, तो सबसे पहले हमें माल्टस्टिक यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिलेगी। उसके अलावा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की स्टील्स मिलती है। जैसे डुप्लेक्स स्टील की बात की है, डुप्लेक्स स्टील में क्या है, क्रोमियम की परसेंटेज काफी ज्यादा है और निकिल की परसेंटेज यहाँ पे 5% से लेकर ऑलमोस्ट 10% तक यहाँ पे निकिल की परसेंटेज गई है। जो कि सिमिलर फॉर्म में आप देखिए यहाँ पे भी हम दिखाते हैं कि 22% क्रोमियम है। 22 या 26 से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 22-25% तक आपके यहाँ पे क्रोमियम है। और यहाँ पे आप देखिए निकिल आपका क्या है, इसमें 5% है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, निकिल आपका लगभग 9% के आसपास निकिल मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है वो फेरेटिक ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर मिलता है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डुप्लेक्स आपको स्टेनलेस स्टील मिलती है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का जोन है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जिसमें क्रोमियम भी है, निकल भी है, और इसमें 2% के आसपास मॉली भी मिक्स है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये दिखाया है कि किस तरह से निकल और क्रोमियम की हेल्प से हम किस तरह से स्टील में कॉरिजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को पैदा करते हैं। और क्योंकि कॉरिजन जो है या रस्ट जो है वो स्टील का सबसे बड़ा दुश्मन है या आयरन का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो बेसिकली क्रोमियम, निकिल, मॉली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टील के लिए। साथियों हम इसके यूजेस पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने ऑस्टेनेटिक, फेरेटिक, डुप्लेक्स और माल्टिक हमने स्टील पे बात की है, तो उनके कुछ यहाँ पे अवेलेबल ग्रेड्स दिखाए गए हैं, उनके फीचर्स और उनके यूज पे बात की गई है। ऑस्टेनेटिक पे हम बात करते हैं, जो अवेलेबल ग्रेड्स है मार्केट में वो 303, 304, 321। तो ये ग्रेड्स हैं और इनके फीचर्स क्या है, मोस्टली इंक्लूड क्रोमियम निकल। क्रोमियम निकल्स होता है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, नॉन मैग्नेटिक व्हेन एनील्ड विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉरिजन रेजिस्टेंस है और कुकवेयर और फूड इक्विपमेंट्स में इनका यूज होता है। अच्छा, फेरेटिक की बात कर लेते हैं। फेरेटिक में जो अवेलेबल ग्रेड्स हैं वो 409 और 430 ग्रेड्स हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव ग्रेड्स हैं। लो निकल कंटेंट है, यानी कि निकल की परसेंटेज थोड़ा कम मिलती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फेरेटिक है, देखिए फेरेटिक का मतलब है जिसमें फेरस है, तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। और कॉरिजन रेजिस्टेंस है। किचन वेयर में, एग्जॉस्ट में, फर्नेस में इनका यूज होता है, इस तरह की स्टील्स का। डुप्लेक्स की बात कर लेते हैं साथियों। डुप्लेक्स में 318L,
LDX2101, LDX2304, 2507 एंड 4501। ये सारे ग्रेड्स हैं जो डुप्लेक्स स्टील में आते हैं, और ये इसमें टू फेज माइक्रो स्ट्रक्चर है, जैसे कि पीछे मैंने बताया। फेरेटिक और ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर इसमें होता है। टफनेस और डक्टिलिटी इसकी काफी अच्छी होती है। लो कॉस्ट हमें ये मिल जाते हैं। जनरली इनका यूज कहाँ होता है? ट्यूब्स एंड पाइप्स में, हीट एक्सचेंजर्स में, प्रेशर वेसल्स में, वहां पे इनका यूज होता है। तो लास्ट जो बचता है मार्टिस्टिक, हम जो बात की हमने, जिसमें 410 और 420 स्टील की बात की है, तो ये मॉडरेट टू गुड कोलिजन रेजिस्टेंस देते हैं, कैन बी हार्डेड विद हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट से इनको हार्ड किया जा सकता है। कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, सीजर्स में, इंडस्ट्रियल ब्लेड्स में, तो इन सारे इस तरह की जो कमोडिटी है उसमें हम इस तरह के स्टील्स का यूज करते हैं। पिक्चर लगाई हुई आपको समझाने के लिए किस तरह से ओवर द टाइम में स्टील का जो यूज है वो किस तरह से बढ़ा है, और स्टील के रिस्पेक्ट में जो दूसरे पॉलीमर्स हैं या फिर और भी सिरेमिक्स हैं, तो उनका यूज किस तरह से बढ़ा है। तो अगर हम देखिए स्टोन एज की बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है? हमने यहाँ पे टाइम लिया है। हम बात करते हैं 10,000 BC की, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 5,000 BC, जीरो, उसके बाद 1,000, 1,500, 1,800। तो हमने यहाँ पे इस तरह से नीचे हमने क्या किया, टाइम को लिया है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स की, जो जिसमें हम मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, इलास्टोमर्स की बात करते हैं, या फिर हम ग्लासेस और सिरेमिक की बात करते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस को शो किया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 10,000 BC की। तो 10,000 BC में क्या था? स्टोन एज थी। स्टोन एज में मेटल्स के नाम पे हमारे पास केवल कुछ ही मेटल्स होते थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि शायद गोल्ड हमारे पास रहता हो, लेकिन बहुत कम मेटल उस समय थे। पॉलीमर्स और इलास्टोमर्स का काफी ज्यादा यूज होता था उस समय, क्योंकि वुड्स, स्किन्स, फाइबर्स, ये सारे पॉलीमर्स और इलास्टोमर्स में आते थे, तो काफी ज्यादा इनका यूज था उस टाइम पे। इसके अलावा स्ट्रॉ ब्रिक का कंपोजिट्स होते हैं, उनका भी यूज था, और सिरेमिक्स में स्टोन, फ्लिंट, इन सब का यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज एज आई। ब्रॉन्ज एज में कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज होना शुरू हुआ, और जब कॉपर और ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस हुए तो मेटल्स में गोल्ड के अलावा कॉपर, ब्रॉन्ज भी आ गए। जब ये मेटल्स इंट्रोड्यूस हुए तो पॉलीमर का, यानी कि वुड का, स्किन्स का और फाइबर का यूज थोड़ा कम होना शुरू हुआ। कंपोजिट में पेपर इंट्रोड्यूस हो गया। बात करते हैं सिरेमिक और ग्लासेस की, तो इनका यूज में ऑलमोस्ट उतना ही होता रहा। इसके बाद साथियों आयरन एज आई। आयरन एज में मेटल्स का यूज और ज्यादा बढ़ा। पॉलीमर्स की बात करते हैं तो ग्लू थे, वो भी इंट्रोड्यूस हो गए। पेपर का यूज है थोड़ा कम हुआ। सीमेंट्स का यूज मार्केट में आ गया। तो इस तरह से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आयरन एज आई, उसके बाद एज ऑफ स्टील आई। एज ऑफ स्टील में स्टील से, अलॉय स्टील से यूज 1900 के आसपास काफी ज्यादा होने लगा। 1960 का टाइम साथियों ऐसा था जिस समय मेटल्स का यूज सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि उस समय काफी सारे तरह के मेटल्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जिसमें आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन स्टील्स, अलॉय स्टील्स, लाइट अलॉय, सुपर अलॉय, टिटेनियम, जिरकोनियम, काफी सारे अलॉय यूज हो चुके थे। तो सबसे ज्यादा स्टील का यूज जो था 1960 के आसपास हुआ। इस समय ये वो टाइम था जब पॉलीमर, इलास्टोमर का यूज कम हो गया था। जो कंपोजिट्स हैं उनका यूज और कम हो गया, और सिरेमिक ग्लासेस का यूज तो काफी कम हो चुका था। लेकिन साथियों 1960 के बाद की अगर हम बात करें, 1960 से लेकर आज तक की अगर हम बात करते हैं 2020 तक की, तो आज के टाइम में क्या हुआ है? मेटल्स का यूज दोबारा कम होना शुरू हुआ है। कि जो ग्राफ है ये अब रिवर्स मूव कर रहा है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज में क्या है कि हम मेटल का यूज करते हैं, लेकिन मेटल के साथ साथ पॉलीमर, इलास्टोमर्स का भी काफी यूज होता है। क्योंकि अब क्या है, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स में डिफरेंट तरह के प्लास्टिक्स हैं जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ में मिलते हैं, काफी अच्छे टेम्परेचर को सस्टेन करते हैं, तो उनका यूज होना शुरू हो गया। एपॉक्सी का यूज होना शुरू हो गया। पॉलिस्टर का यूज होना शुरू हो गया है। तो इसने भी अपनी जगह ली है। इसके अलावा सिरेमिक कंपोजिट्स हैं, उनका भी यूज होना शुरू हुआ है, और जो सिरेमिक से ग्लासेस है उनका भी यूज होना शुरू हुआ है। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम में इन सब ने भी, जो पॉलीमर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सिरेमिक्स हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लासेस हैं, तो इनने भी अपना प्रोपोर्शन को बढ़ाया है। और 1960 के से अगर कंपेयर करें तो 1960 के कंपेयर में आज हम ये कह सकते हैं कि स्टील का जो प्रोपोर्शन है, या जो स्टील की परसेंटेज है, या जो मेटल की परसेंटेज है, वो कम हुई है। और उसके कंपैरिजन में पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स हैं, और जो सिरेमिक्स हैं या फिर ग्लासेस हैं, उन्हें भी अपनी जगह ली है, यानी कि इनका भी काफी ज्यादा यूज होने लगा है। खासकर इंजीनियरिंग आइटम्स में इन सारे जो नॉन मेटल्स का, मेटल्स का, मेट्रॉइड्स का, इनका भी यूज होना शुरू हो चुका है।
साथियों इसके अलावा ये एक मैंने टेबल लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टील का ग्रेड है 304, जिसमें 18 to 20% क्रोमियम और 8 to 10% निकल होता है। सिर्फ 304 को बेस मानते हैं, तो इससे डिफरेंट तरह के और ग्रेड्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखिए 304 में अगर हम क्रोमियम और निकल को मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें 309, 310, 314, 330 मिलता है। और इसमें अगर और भी हम निकल को ऐड करते हैं तो निकल क्रोमियम फेरस एलॉय हमें मिलता है। सिमिलर वे में अगर इसमें हम क्या करते हैं कि सल्फर सिलिकॉन मिलाते हैं तो हमें 303 और 303 ऐसी ग्रेड मिलता है। सिमिलर वे में अगर हम 304 में हम क्रोमियम मिलाते हैं और निकल को कम करते हैं, क्रोमियम को बढ़ाते हैं, तो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील हमें मिलती है। हम इसमें अगर 304 में अगर हम कॉपर, टिटेनियम, एल्युमिनियम को मिलाते हैं और निकल को लो करते हैं तो हमें प्रेसिपिटेशन हार्डनेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मिलती है। तो ये डिफरेंट सारे साथियों कॉम्बिनेशन हैं जो कि आप आराम से देख के समझ सकते हैं कि अगर हम 304 SS304 को एक बेसिक स्टील मानते हैं तो उस बेसिक स्टील में हम किस तरह से डिफरेंट अलॉय को बढ़ा के घटा के और भी बहुत सारे ग्रेड्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि एज ऑन डेट 3,500 से ज्यादा स्टील के ग्रेड्स अवेलेबल हैं। तो वो इसी तरह से डिफरेंट ग्रेड्स अवेलेबल है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट हमने कॉम्बिनेशंस को कम ज्यादा करके, कहीं पे हमने क्या किया, हमने क्रोमियम को बढ़ाया, निकल को कम किया, मॉली को डाला, एल्युमिनियम को डाला, कॉपर को बढ़ाया, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस करके काफी सारे 3,500 से ज्यादा स्टील ग्रेड्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। साथियों मैं इंजीनियरिंग स्टील की बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग में दो तरह की स्टील्स हैं जो काफी फेमस है, EN9 और EN19। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया है आपको समझाने के लिए कि ये दोनों ही स्टील्स में क्या अंतर है। EN9 और EN19 जो है दोनों ही इंजीनियरिंग स्टील है और काफी ज्यादा इसका यूज होता है इंजीनियरिंग आइटम्स में, तो ये बहुत जरूरी है इसका कंपेरिजन आपको समझना। तो साथियों यहाँ देखते हैं कि देखिए अगर हम बात करते हैं EN9, या जिसे हम अब अगर BS में बात करें तो इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें इसे 070M55 के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन 0.5 से 0.6% कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस और सल्फर है। और अगर हम बात करते हैं EN19 की तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्रोमियम और मॉली। तो हम ये देखते हैं कि अगर EN19 की बात करें तो EN19 में क्रोमियम की परसेंटेज है और मॉली की परसेंटेज है। अब साथियों ये समझने वाली बात है कि क्रोमियम और मॉली के ऐड करने से EN19 कैसे इससे बेटर हो जाता है EN9 से। देखिए क्रोमियम और मॉली दोनों की बढ़ाने से स्टील की क्रोमियम रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि EN9 उतना अच्छा कॉरिजन रेजिस्टेंस नहीं देगा जितना EN19 देगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि EN90 की जो लाइफ होगी, जो इसकी प्रोडक्ट की लाइफ होगी अगेंस्ट कॉरिजन, इसकी लाइफ काफी ज्यादा होगी। और मौलिक के मिलान से हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि हम स्टील में EN19 में मौलिक को मिलाते हैं तो ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ में, इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर में भी ये परफॉर्म कर सकता है और इसका जो टेम्परेचर रेंज है काफी ज्यादा, वर्किंग टेम्परेचर रेंज इसकी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस समझ सकते हैं साथियों किस तरह से EN9 और EN19 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग स्टील्स हैं और इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इन दोनों स्टील्स का यूज होता है। साथियों कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्टील एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जी हाँ, स्टील जो है वो कम्प्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, क्योंकि स्टील को आप मल्टीपल टाइम रिसाइकिल कर सकते हो और रिसाइकलिंग करने से इसकी प्रॉपर्टीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में साथियों काफी इनोवेटिव लाइट स्टील इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया, और कि ऑटोमोबाइल में आज के टाइम में जो स्टील है वो 35% लेस लाइट वेट स्टील है। या फिर मैंने एफिल टावर का एग्जांपल दिया कि एफिल टावर को अगर आप आज की डेट में हमारे इंजीनियर्स बनाए तो केवल 1/3 स्टील का ही यूज होगा। स्टील इंडस्ट्री ने साथियों काफी ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम किया है और आज के टाइम में जो स्टील बनाई जाती है वो पुराने टाइम के कंपैरिजन में 40% कम एनर्जी में बनती है। यानी कि हम बात करें कि 1960 में जितनी एनर्जी हमें स्टील बनाने में लगती थी, 1 टन बनाने में जितनी एनर्जी लगती थी, तो आज उसकी 40%, हमें केवल 40% स्टील की ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टील का मैंने साथियों आपको बताया कि स्टील रिसाइकिलेबल है पूरी तरह से, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तो काफ़ी ज़्यादा 40% तक जो रिसाइकिल स्टील्स होती है उसी का यूज़ होता है। साथियों क्वेश्चन आता है स्टील रस्ट ले सकती है। हाँ डेफिनेटली स्टील रस्ट ले सकती है, क्योंकि अगर इसमें क्रोमियम, निकिल और मॉली अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली स्टील जो है रस्ट पकड़ लेता है। इसीलिए स्टील में क्रोमियम
मोलिब्डेनम और निकल को ऐड किया जाता है, यानी कि इसे एलॉय बनाया जाता है, और एलॉय बनाने से ही इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बिल्ड होती है। साथियों, इस तरह से आज हमने स्टील के बारे में समझा। हमने समझा कि स्टील क्या चीज़ है, स्टील किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टील को बनाया जाता है, स्टील को बनाने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लास्ट फर्नेस है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, या पहले बेसिमर जो फर्नेस थी उसका यूज़ किया जाता था। और स्टील के कंपोजिशंस क्या है, स्टील का केमिकल कंपोजिशंस को हमने बात की, और हमने ये जाना कि स्टील के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स से किस तरह से जो स्टील की प्रॉपर्टी है बिहेव करती है, और किस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इन सारे एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा साथियों कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या रोल है, और कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए क्रोमियम, निकल और मोलिक कितने इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो को अपने यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली किसी और वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर अपना डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।